काम है, राम है, तो काहे नहीं परिणाम है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार होने वाला है। हम दो मेन टॉपिक पर बात करेंगे। पहला, बीजेपी की क्या गलतियां रही जिनके वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा, और दूसरा, व्हाट वेंट राइट फॉर इंडिया अलायंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले चर्चा करते हैं कि अब की बार 400 पार क्यों नहीं हुए। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बीजेपी। बीजेपी ये चुनाव हारी तो है, लेकिन फिर भी सरकार बना रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी को एज अ पार्टी 272 सीट्स की मेजोरिटी नहीं मिली है, और साथ ही साथ बीजेपी अपने प्रोमिसेस फुलफिल भी नहीं कर पाई है। लेकिन वो सरकार बना रही है उनके अलायंस पार्टनर्स के साथ। आइए कुछ स्टैटिस्टिक्स पर बात करते हैं। 2019 में बीजेपी को 303 सीट मिली थी और एनडीए को 353, लेकिन 2024 में बीजेपी की 63 सीट्स कम हुई है। अभी उन्हें सिर्फ 240 सीट मिली है और एनडीए को 293। बीजेपी के टोटल वोटर्स तो बड़े हैं, लेकिन उनका वोट शेयर 1% से कम हुआ है, जो उनके लिए एक बुरा संकेत है। वोट शेयर कम होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, जो नए वोटर्स थे उन्हें बीजेपी का एजेंडा पसंद नहीं आया, या फिर दूसरा, जो पुराने वोटर्स थे उन्हें बीजेपी की पॉलिसीज से नाराजगी रही। इसका एक और रीजन हो सकता है द मोदी ब्रांड की घटती हुई पॉपुलैरिटी। आइए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं बीजेपी के इस बड़े लॉस के पीछे के कुछ बड़े रीजंस। पहला कारण है ओवर रिलायंस ऑन मिस्टर मोदी। 2019 की तरह ये कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं था। यहाँ पर लोकल इश्यूज मैटर करते थे और इसीलिए लोकल एमपी मैटर करता था। देश में कोई मोदी वेव नहीं थी जिसके वजह से बीजेपी ये इलेक्शन जीतने वाली थी। हर स्टेट में किसी न किसी रीजन के वजह से बीजेपी और मोदी से लोग नाराज थे। बीजेपी के 400 पार वाले नारे ने अपोजिशन को तो कंफ्यूज कर ही दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा ये नारा बैकफायर हुआ और इससे बीजेपी को भी नुकसान हुआ। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के वोटर्स और वर्कर्स को लगा कि अगर 400 पार हो ही रहे हैं मोदी जी के गारंटी के वजह से, तो मैं क्यों बाहर जाऊं, धूप में काम करूं और धूप में वोट दूं। इसीलिए बहुत से लोगों ने ये सोचकर भी वोट नहीं दिया। बीजेपी को मोदी जी पर इतना कॉन्फिडेंस था और वो उन पर इतना रिलाय करने लग गए कि उन्होंने अपने रूट्स को, ओरिजिन को भुला दिया, यानी कि उन्होंने आरएसएस को भुला दिया। ये बीजेपी के लॉस का दूसरा कारण बना। ये तब समझा जब बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे लग रहा हो कि बीजेपी को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं। इस पर आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने तो कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आरएसएस के लोकल वर्कर्स थोड़े नाराज हो और उन्होंने बीजेपी के लिए अच्छे से कैंपेन नहीं किया हो, या फिर बीजेपी को वोट नहीं दिया हो। आरएसएस के हेड मोहन भागवत जी के अभी के बयान से भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को क्रिटिसाइज किया है और साथ ही साथ सरकार को मणिपुर पर ध्यान देने की सलाह दी है। बीजेपी के लॉस का तीसरा कारण है कम्युनल पॉलिटिक्स एंड पोलराइजेशन। मोदी जी ने राजस्थान के एक क्षेत्र में एक विवादित बयान दिया। आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो को और मनमोहन सिंह जी के 18 साल पुराने स्पीच को मिलाकर अपना ये बयान दिया है। चलो, अगर मैं मान भी लूं कि गलती से कांग्रेस की सरकार भारत में आती है और वो भारत के रिसोर्सेज का पहला हिस्सा माइनॉरिटी को, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को देना चाहते हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं। मुस्लिम्स को घुसपैठिया बोलना, मुस्लिम्स को ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ये बोलना बहुत ही गलत है, और प्राइम मिनिस्टर जैसे अच्छे ओरेटर से ऐसी गलती हो नहीं सकती। यानी कि ये जानबूझ के एक वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा गया, जो बहुत ही बड़ी गलती है, और इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन क्या इस भड़काऊ भाषण का कुछ असर गिरा? बिल्कुल भी नहीं। बांसवाड़ा जो राजस्थान में है, वहां पर ये मोदी जी ने भाषण दिया था, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही हार गया और वहां पर उनके लोकल पार्टी का कैंडिडेट जीता है। बीजेपी के कम्युनल होने के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने इस इलेक्शन में साध्वी निरंजन ज्योति, माधवी लता और नवनीत राणा को टिकट दिया, जो अपने भड़काऊ भाषणों के लिए बहुत फेमस है। माधवी लता और नवनीत राणा ने मस्जिद वाले इलाके में धनुष्य बाण चलाने के इशारे किए, तो साध्वी निरंजन ज्योति अपने अपशब्द बोलने के लिए जानी जाती है। नवनीत राणा ने तो एक कदम आगे बढ़ के हद तब पार कर दी जब 11 साल पुराने अकबर उद्दीन ओवैसी के एक भाषण का जवाब उन्होंने ऐसे दिया,
अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे, और नवनीत राणा कहती है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप सिलेक्टिव आउटरीच का जवाब सिलेक्टिव आउटरीच से ही देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऑल आइज ऑन रफा ऐसा ट्रेंड चलाया। इसका जवाब कुछ लोगों ने ऐसे दिया कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान। असली आदमी वो होगा जिसने या तो दोनों स्टोरीज लगाई या फिर स्टोरी ही नहीं लगाई, क्योंकि इनके स्टोरी लगाने से घंटा फर्क पड़ता है। ये बीजेपी वाले रोते हैं कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट्स मुस्लिम्स को भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो मोदी को वोट नहीं देते। अरे भाई, क्यों देंगे ये आपको वोट? अगर आपकी टॉप लीडरशिप इन्हें घर देती है और आपकी लोकल लीडरशिप इनकी जान लेने की बात करती है, तो क्यों देंगे ये आपको वोट? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इस लोकसभा इलेक्शन में आपने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया, या फिर चलिए छोड़िए, विधानसभा के इतने सारे स्टेट्स के इलेक्शंस में आपके कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स थे? जरा अंधभक्त इसका कमेंट्स में जवाब दे। अगर मोदी जी उनका खान पान, उनके कपड़े देख के पहचान लेते हैं कि वो दंगाई है, तो फिर क्या ही कहना। इन सभी धर्म के आडंबरों और ठेकेदारों से मैं कहना चाहूंगा, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। भेजे में जो घुसा है शैतान तुम्हारे, वो और उसे घुसाने वाला शैतान बुरा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि अपोजिशन मटन खा के मौज कर रही है। मैं एक वेजिटेरियन हूँ, एनिमल क्रुएल्टी एक मुद्दा है और उस पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन बीजेपी का कैसा ये दोगलापन है कि वो कुछ स्टेट्स में ऐसे भाषण देते हैं और गोवा और नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स में जहां पर उनकी सरकार है, वो बीफ को और नॉनवेज को प्रमोट करते हैं। बीजेपी के लॉस के पीछे का चौथा कारण यह है कि वो अपने लोकल बूथ वर्कर्स पर ध्यान नहीं देते। ये वन ऑफ द मेन रीजंस है जिसके वजह से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सीट्स इतनी कम हुई है। बंगाल में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वायलेंस देखा जाता है, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा इलेक्शंस। पिछले 10 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। इसमें बीजेपी के कई वर्कर्स मारे गए हैं। अमित शाह कहते हैं कि उनके 300 वर्कर्स इसमें शहीद हुए हैं। बीजेपी कहती है कि वो कमेटी बनाएगी और जांच करेगी। अरे भाई, इतने साल हो गए, अभी तक आप इसका कोई ठोस सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए। गवर्नर आपने अपॉइंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, आप हाई कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेसिडेंट आपके मेजोरिटी का है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। प्रेसिडेंट्स रूल लगा के आप उस स्टेट की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाए, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही हो रहा है। चलिए भाई, मैं मान लेता हूँ कि ये बात बीजेपी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती, लेकिन ऐसे भी एग्जांपल्स है जिसके वजह से बीजेपी के वर्कर्स उनकी लीडरशिप से ही नाराज है। इसका रीजन यह है कि बीजेपी ने इस लोकसभा इलेक्शन में 110 ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए थे जो पहले किसी और पार्टी में थे और इलेक्शन के लिए बीजेपी में आए थे, और इसमें से 69 कैंडिडेट्स हार गए, और उसका कारण यही था कि बीजेपी के खुद के वर्कर्स ने भी उन्हें वोट नहीं दिया होगा। बीजेपी जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद का लोकल नेता छोड़कर किसी दूसरे पार्टी से इंपोर्ट कर कर नया नेता खड़ा करती है, तो वहां के लोकल बीजेपी वर्कर्स को और आरएसएस वर्कर्स को कितना बुरा लगता होगा कि उनका टिकट काट के किसी दूसरे को दिया गया है जो उनके पार्टी का सगा भी नहीं है। बीजेपी के खड़े किए गए 25% कैंडिडेट्स डिफेक्टर्स थे, और इसी के वजह से बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहकर बुलाया जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गलत है। बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं बल्कि धोबी घाट है, जैसा कि आनंद रंगनाथन कहते हैं, क्योंकि बीजेपी जब ये लोगों को लाती है तो अच्छे से सफाई नहीं करती जैसे वॉशिंग मशीन करती है, धोबी घाट जैसे सफाई करती है ताकि थोड़े दाग रह जाते हैं और वो इलेक्शन हार जाते हैं। ऐसी चीजों को रोका जाना चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए, लेकिन वो लॉ पास नहीं होगा पार्लियामेंट में, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी। बीजेपी के लोकल वर्कर्स उनसे खुश इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजेपी हर बार रूल बुक फॉलो करती है और इथिक्स को सबसे ऊपर रखती है। इससे कभी कभी लोकल वर्कर्स का नुकसान होता है। बीजेपी उनके लोकल वर्कर्स के फेवर में कोई काम जल्दी नहीं करती और उन्हें कुछ बेनिफिट्स नहीं देती। बीजेपी के इतने लोग वेस्ट बंगाल में मरे, लेकिन उनके लिए कितना मुआवजा दिया गया, जरा कमेंट्स में कोई बताएगा? पांचवा कारण जिसके वजह से बीजेपी इतना बुरा जीती है वह है गलत आदमी को टिकट देना। आइए इस पे चर्चा करते हैं। बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे लोगों को टिकट दिया जो उन्हें भी पता था कि हारने वाले हैं। बीजेपी ने अपने लोकल वर्कर्स के सजेशंस को कंसिडर नहीं किया, उन्हें इग्नोर किया, और उनके कंपनी ने और उनके आईटी सेल ने जो सर्वेस किए थे उसके हिसाब से गए और गलत लोगों को टिकट दिया। पहली गलती थी उन लोगों को टिकट देना जो 2, 3 या 4 टर्म्स लोकसभा में एमपीज रह चुके हैं। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये एक विन विन फॉर्मूला होता है, लेकिन कभी कभी जनता इन नेताओं से परेशान हो जाती है क्योंकि ये नेता अपने हर अगले टर्म में पिछले टर्म से थोड़ा कम काम करते हैं।
जनता इन लोगों से बोर हो जाती है क्योंकि सेम फेसेस देखना किसी को नहीं पसंद होता। ये नेता ज्यादा पब्लिक में जाते नहीं, समाज कार्य नहीं करते और इसीलिए इनका जीतना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई नेता 10 साल से एमपी है तो पब्लिक को उसके नेचर के बारे में पता चलना स्वाभाविक है। पब्लिक को उसके करप्शन के बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन कोर्ट्स को नहीं पता चलता। आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बीजेपी ने लखीमपुर खेरी से अजय मिश्रा को टिकट दिया, ये जानते हुए भी कि उनके बेटे ने अपने गाड़ी से कई फार्मर्स को कुचला है। बीजेपी कहती है कि वो फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका लोकल नेता फार्मर्स को ही आधा काट रहा है। अगला एग्जाम्पल है साक्षी महाराज का। इनकी जितनी बेइज्जती करो कम है, क्योंकि इन पे आरोप है कि इन्होंने महिलाओं का असॉल्ट किया है। ये नाथुराम गोडसे को नेशनलिस्ट और पैट्रियट बुलाते हैं, साथ ही साथ ये भड़काऊ भाषण देते हैं और इन पे करप्शन के भी कई आरोप है। ये बीजेपी के टिकट पर पहले भी लोकसभा इलेक्शन जीते हैं और ये इस लोकसभा इलेक्शन में भी खड़े थे और दुख की बात तो यह है कि वो जीते भी है अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ। जीतने की वजह यह है क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा वोट माइनॉरिटी कास्ट के पास है जिससे ये बिलोंग करते हैं। आपको रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में तो पता ही होगा। अरे सॉरी, कैसे पता होगा, गोदी मीडिया ने तो बताया ही नहीं। ब्रिजभूषण सिंह, जिसपे आरोप है कि उसने इंडिया के वुमेन रेसलर्स को सेक्सुअली हरास किया है, उसके बेटे को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में खैसरगंज से टिकट दिया और वो वहां पर 1,40,000 से भी ज्यादा वोट से जीत कर आया है। और पता है क्यों? क्योंकि उस इलाके में उसके पापा का दबदबा है। अगला पॉइंट है बीजेपी का नेपोटिज्म। मोदी जी अपने बहुत से स्पीचेस में कांग्रेस के परिवारवाद को क्रिटिसाइज करते हैं। और हाँ, ये फैक्ट है कि कांग्रेस में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए ये सब। लेकिन बीजेपी के परिवारवाद पर मोदी जी आपने कभी प्रकाश नहीं डाला। रुक जाइए, मैं प्रकाश डाल देता हूँ। एनडीए अलायंस में नेपोटिज्म के 20 से भी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। मैं आपको 2 ही देता हूँ। राजनाथ सिंह जी का बेटा पंकज सिंह जो यूपी विधानसभा में एमएलए है। दूसरा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र से नीतीश राणे जो नारायण राणे जी का पुत्र है। तीसरा एग्जाम्पल है कर्नाटका से बीवाई विजेंद्र जो बीएस येदुरप्पा का बेटा है और बीएस येदुरप्पा पे तो अभी पॉस्को चार्ज भी लगा है, यानी कि उन्होंने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने अमित शाह के बेटे जय शाह का तो नाम भी नहीं लिया क्योंकि वो पॉलिटिक्स के बाहर का नेपोटिज्म है। ना मैंने पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, देवेंद्र फडणवीस या फिर अनुराग ठाकुर के बारे में नेपोटिज्म का कोई आरोप लगाया क्योंकि ये क्वालिफाइड नेता तो है। और धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इन पे कोई दूसरा आरोप लगाने की बात आ सकती है क्योंकि ये इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है और अभी नीट स्कैम जो चल रहा है उसके बारे में आप सब बहुत लोग जानते ही होंगे। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कैसा लगता होगा बीजेपी और आरएसएस के एक्सपीरियंस्ड लोकल वर्कर्स को जब उनका टिकट काट कर किसी टॉप लीडर के बेटे बेटी को दे दिया जाता है। अब कुछ अंधभक्त कमेंट्स में बोल सकते हैं कि बीजेपी का नेपोटिज्म कम से कम एजुकेटेड तो है और कांग्रेस का तो वो भी नहीं है। अगर वैसा करने जाए तो इलेक्शन में खड़े रहने के लिए ही क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, लेकिन वैसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी। 6 कारण जिसके वजह से बीजेपी को इतना बड़ा लॉस हुआ वह है कि बीजेपी ने बहुत से इश्यूज पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें इग्नोर किया। पहला इशू था फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसके वजह से बीजेपी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बहुत से राज्यों में नुकसान हुआ होगा। दूसरा इशू था रेसलर्स प्रोटेस्ट, जिसके वजह से मेनली हरियाणा में बीजेपी की 10 में से 5 ही लोकसभा सीट आई है। तीसरा इशू था लद्दाख प्रोटेस्ट। वहां पर सोनम वांगचुक बहुत दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी वालों ने कोई नहीं सुनी और इसीलिए वहां पर उनका नेता हार गया। चौथा इशू था मणिपुर में जो दंगे हुए वो, वहां पर भी बीजेपी का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेता खड़ा था, वो हार गया और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनडीए के उनके पार्टनर का नेता खड़ा था, वो भी हार गया और मणिपुर की दोनों सीटें कांग्रेस को मिली है। और भी बहुत से लोकल इश्यूज थे जिसके वजह से भारत की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक मुद्दा बना और बहुत से लोगों ने उसके वजह से बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जो स्कीम्स इंप्लीमेंट की है उसके बीजेपी जनता तक अच्छे से जो फायदे हैं वो पहुंचा नहीं पाई है। जैसे कि बीजेपी अग्निवीर स्कीम को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही है। बीजेपी सीएए और एनआरसी के भी मुद्दे को जनता तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इस पर भी बीजेपी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिस्कशन देखा नहीं गया है। आइए अब जानते हैं कि कैसे इंडिया अलायंस को इतने सीट्स और वोट्स मिले। अपोजिशन को इस इलेक्शन में इतना फायदा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जनता के बीच डर और झूठ ये दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। डर भी 2 प्रकार के थे, एक जो असलियत में लोगों को बीजेपी के आने से लग रहा था और दूसरा जो अपोजिशन ने बिन वजह क्रिएट किया था। कांग्रेस का पहला झूठ था कि उन्होंने बहुत से जगहों पर गारंटी कार्ड बांटे थे जिस पर लिखा था कि एक गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे। इलेक्शन के बाद लखनऊ में कांग्रेस के ऑफिस के बाहर बहुत सी महिलाएं आई और इसके लिए आगे क्या प्रोसीजर है ये पूछने लगी। कांग्रेस ने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी सत्ता नहीं आने वाली है।
साथ ही साथ कांग्रेस ने युवा लोगों को जॉब गारंटी दी थी और साल का 1 लाख वेतन प्रॉमिस किया था। कांग्रेस ने ये जो किया ये गलत है और इलेक्शन कमीशन को इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी चाहिए ताकि ये बाकी इलेक्शंस में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म किस हद तक जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में हर महिला को 1,000 रुपए प्रॉमिस किए थे और ये बंगाल में ममता बनर्जी ने भी किया था, लेकिन कांग्रेस ने 8,500 रुपए प्रति महीना हर महिला को प्रॉमिस किए थे। मेरा और बहुत से लोगों का मानना है कि विदाउट एनी रीजन ऐसे पैसे देने के बजाय अगर कुछ काम दिया जाए लोगों को तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लोगों ने ये डिफाइन भी नहीं किया कि एक गरीब परिवार किस रेखा के अंतर्गत आता है और कौन सी महिलाएं एलिजिबल रहेगी इस स्कीम के लिए, क्योंकि अगर वो डिटेल्स मेंशन करते तो कुछ लोग एनालिसिस करते कि कितनी महिलाएं पूरे भारत में एलिजिबल रहेगी ऐसी स्कीम के लिए, जिसके बाद वो हिसाब लगाते और उन्हें समझता कि अगर गलती से कांग्रेस की सरकार आ भी गई तो वो ऐसी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि देश कंगाल हो जाएगा। दूसरा प्रोपेगेंडा जो बहुत से सो कॉल्ड लिबरल जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स ने चलाया था कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप बन रहा है, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद 100% झूठ है ये साबित हो गया। इन्हीं के ट्वीट्स को, आर्टिकल्स को और वीडियोस को अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने जम के फॉरवर्ड किया था। इस इलेक्शन में सोशल मीडिया जायंट्स ने लेफ्ट विंग कंटेंट को ज्यादा प्रमोट किया, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन को एक इजरायली कंपनी ने अपोजिशन के फेवर में इन्फ्लुएंस किया था। लोग कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बात में थोड़ी तो सच्चाई है, ये दिख रहा है। अपोजिशन की एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये थी कि उन्होंने एक सीट पर उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक ही पार्टी का नेता खड़ा किया, जिसके वजह से वोट स्प्लिट ज्यादा नहीं हुआ और बाकी सारी पार्टीज ने उस कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग की और इसीलिए बहुत सी सीट पर उनके कैंडिडेट्स जीते। ये यूपी में तो बहुत अच्छी तरीके से दिखा था, साथ ही साथ ये महाराष्ट्र में भी देखा गया। एक बात तो हर अंधभक्त को माननी ही पड़ेगी, राहुल गांधी पप्पू से पावरफुल बन गया है। भले ही वो झूठ बोल के वोट ले रहा हो, लेकिन उसे पॉलिटिक्स कैसे करते हैं ये समझ गया है। अपोजिशन का नारा था जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक। मुझे नहीं लगता कि इस नारे ने रद्दी भर भी भारत को जोड़ा है, बल्कि इसने लोगों को डिवाइड किया है। मुझे लगता है कि अगर हमारे देश को प्रोग्रेस करनी है तो यहाँ पर हर चीज मेरिट के बेसिस पे ही होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की वजह से राहुल गांधी पब्लिक के बीच में फेमस यानी कि लोकप्रिय हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत नहीं। कांग्रेस को बहुत बार एक हाई कमांड वाली पार्टी माना जाता है और इसे कांग्रेस को चेंज करना पड़ेगा, तभी उनके लोकल लेवल के नेता खुश रहेंगे और अगले इलेक्शन में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कम से कम ये तो साबित हो गया कि ईवीएम जिंदा है और आने वाले स्टेट इलेक्शंस में ईवीएम को ब्लेम करना एक फालतू रीजन होगा, ये समझ गया है। इलॉन मस्क का कुछ ही दिनों पहले ईवीएम से रिलेटेड एक ट्वीट आया था कि इन्हें बैन कर देना चाहिए। ये वो कोई इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं कह रहे थे, उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उन्हें डर है कि ईवीएम्स को भी हैक किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हुए इंडियन गवर्नमेंट के पहले मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इसका रिप्लाई भी दिया था। कांग्रेस के लिए कुछ बड़ी हार थी। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश में हारे, नकुल नाथ जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हारे, कन्हैया कुमार जो मनोज तिवारी के सामने दिल्ली में खड़े थे वो वहां से हारे, विक्रमादित्य सिंह जो कंगना रनौत के सामने खड़े थे हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से वो वहां पे हारे। साथ ही साथ राज बब्बर जो पहले एक एक्टर थे अब पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस की सीट से वो भी हारे। इंडिया अलायंस से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ऐसे दो बड़े नाम थे जो हारे। इंडिया अलायंस के बड़े लीडर्स ने बहुत सी गलतियां की थी, जिसमें से एक गलती यह थी कि उन्होंने बीजेपी की फीमेल कैंडिडेट्स को अब्यूज किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस चेकआउट कीजिए और अगर वो पसंद आए तो ये चैनल आपके लिए काम का हो सकता है, इसीलिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, आपको इन टॉपिक्स पर क्या लगता है वो बता सकते हैं और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो में एक भी काम की चीज लगी जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है तो जरूर इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करके पहुंचाना। ये वीडियो पार्ट है हमारे एक सीरीज का जिसमें हम 4 से 5 वीडियोस ला रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में क्या हुआ और साथ ही साथ देश की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें सरकार को करनी चाहिए। साथ ही साथ सीरीज के अगले पार्ट का जरूर इंतजार कीजिएगा, वो और भी अच्छा रहेगा। अगर आप हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक भी चीज कर रहे हैं तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।